अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा जो है आजकल बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन होती है ना, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और बहुत सारे अंदेशे मौजूद हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। ऐसे में ही पहले एक ख़बर ये थी कि कल एक काबीना का इजलास होगा। ये खबर सरकारी ज़राए से पहले चलाई गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से काबीना गौर करेगी या उसके ऊपर फैसला साजी करेगी। उसके बाद दूसरी खबर आई कि आज डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ पहले ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो खबर है इसी से करते हैं। डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3-4 बड़े नुकात की निशानदेही की, और बाद चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजाहत दरकार थी, उसकी वजाहत भी की। जैसे अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है, इसकी नोयत क्या है, बड़ा तफसील के साथ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा हिस्सा उन्होंने उसी के ऊपर सर्व किया। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, जहाँ पर बहुत सारे वो इशूज़ एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने टेरर और क्राइम का नेक्सस जो है इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात की, स्मगलिंग का जिक्र किया। बात चीज़ें ऐसी थी जिससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग होती है, ये लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। ईरानियन बॉर्डर के ऊपर रोज़ाना 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ तेल भर के पाकिस्तान में आती हैं, और हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमारी आंखों में उस वक्त पट्टी बंदी होती है। हमें पता नहीं चलता कि 2-2.5 हज़ार गाड़ी ये पाकिस्तान में कैसे आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ऑयल कंजम्पशन है, जो इंपोर्ट होता है ऑफिशियली ऑयल, वो 10-15%, 20% उसमें कमी आ जाती है। इतना तेल जो है पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रहा है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रियासत पाकिस्तान की, जिसमें हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट और फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये सारे शामिल हैं। फिर अफ़गान बॉर्डर, जिसके ऊपर से दो चीज़ें स्मगल होती हैं। एक तो अशिया स्मगल होती हैं, दूसरा यहाँ से डॉलर जाता है स्मगल होकर अफ़गानिस्तान, और तीसरा सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है टेरर स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जिसमें पाकिस्तानी कौम के बच्चे शहीद होते हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगाई गई, ये इसलिए लगाई गई थी कि इस चीज़ों को, जो इलीगल एक्टिविटी है, इसको रोका जा सके। क्यों नहीं रुकी? फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मदारस की रजिस्ट्रेशन 22,000 मदारस है, 16,000 रजिस्टर हुए, बाकी नहीं हुए। ये हुकूमत और दोबारा लॉ इन्फोर्समेंट की दोबारा नाकामी है। हुकूमत अकेली इन अदारों की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, और फ़ौज अकेली की भी जिम्मेदारी नहीं है। तो कलेक्टिवली हमें इस फेलियर को मानना चाहिए कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और हम इसके ऊपर चुप हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माजी की कोताहियों के ऊपर आज हम पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आर्म्ड आउटफिट्स हैं, मुसल्लह जत्थे हैं, ये पाकिस्तान में कैसे मार्ज़ वजूद में आए और पाकिस्तान में खून रेजी क्यों शुरू हुई? हमें पता है कि आज से 30-40 साल पहले कुछ ऐसे फैसले किए गए थे जिससे पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ये क्लाशनकोफ भी आई, ड्रग्स भी आई, ये मुसल्लह जत्थे, जैश, लश्कर सिपाह भी बने। आज हम कहते हैं ये माजी की गलतियाँ, हमारा कसूर नहीं है, हमारा सबका कसूर है। उस वक्त के पॉलिटिशियंस और हुकूमत का भी, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी, और आज की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भी। ना माने तो ये और बात है कि हम आंखें बंद करके कहें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उंगली दूसरे की तरफ उठाएं, अपनी तरफ ना देखें, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव फेलियर है जिसको मानना चाहिए, और इसका हल भी कलेक्टिव ही निकलेगा। अगर ये कोई फ़र्द समझता है कि एक दूसरे की तरफ उंगली उठा के इसका हल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। पाकिस्तान में 2-3 साल से, बल्कि पिछले 7-8 साल से इंतशार जारी है। पहले नया पाकिस्तान के नाम के ऊपर तहरीक इंसाफ को खड़ा करने का तजर्बा शुरू किया गया, फिर उसको गिरा के PDM को खड़ा करने का तजर्बा किया गया। तो उससे हर एक चीज़ से पाकिस्तान में फसाद फैला है, इंतशार फैला है। इंतखाबात ऐसे हुए हैं जिसको मानने पे कोई तैयार नहीं है, ना एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ, ना कोई सियासी जमात मानती है। और अब अदालतों के सामने मामला है, और अदालतों से भी अंदेशा ये है कि कुछ ऐसा ही ना कह दें, इसलिए कुछ और होने का भी खतरा मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान आगे चलेगा? बड़ी मुश्किल बात है। 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो DG साहब के आपको सुनाऊंगा, फिर गुफ्तगू का सिलसिला भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इंतशारी टोला, वो तहरीक इंसाफ का उन्होंने पूरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम उन्होंने सियासी इंतशारी टोला रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आया। ये इसलिए हुआ, जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुँचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। पाकिस्तान में ये इंतशार और फस्तायत, अगर इसकी मिसालें ढूंढनी हो तो हमें 3-4 चीज़ों को सामने रखना चाहिए। फ़ौज के ऊपर या GHQ के ऊपर और कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक यकीनन उसमें से एक अहम कड़ी है। आप ये रियासत की अलामतें हैं, ये अदारे, उसमें PTV स्टेशन भी शामिल है। PTV स्टेशन पर जब हमला किया गया, पार्लिमान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी में उसकी माँ है सारे इदारों की, उसके ऊपर जब अटैक किया गया, उसके मनसूबा साज कौन थे, उसको कुटहरे में कौन लाएगा, कौन हिम्मत करेगा? अगर किसी में हिम्मत है तो उसका जवाब दे कि कभी उसको कोई कुटहरे में ला सकता है? नहीं ला सकता। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को जब स्टॉर्म किया PMLN ने, वो भी रियासत का एक सिंबल है, इदारा है, उसके ज़िम्मेदारों को कौन कुटहरे में लाएगा?
क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पंजाब हाउस में जिन लोगों ने मनसूबा साजी की थी वो आज हुकूमत में? अगर इसका जवाब आप सच में नहीं कोई बता सकता तो फिर हम इसका हल भी नहीं कभी ढूंढ सकेंगे। आज इमरान खान का आज जर्नलिस्ट के साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ अडयाला के अंदर, तो इमरान खान का एक बयान सामने आया जो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे पास कैमराज के ऊपर उनकी जब अदालत के अंदर पेशियाँ होती थी तो लफ्ज़ आगे पीछे करके वो मुख्तलिफ शक्लों में कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पहले भी मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि जब मुझे पकड़ा जाएगा तो एहतजाज कहाँ होगा? एहतजाज वहीं होगा ना जहाँ फ़ौज या रेंजर्स पकड़ेगी, तो एहतजाज तो उनके भी दफ्तरों के बाहर होगा। इससे मिलते जुलते अल्फाज में उनके बयानात माजी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आजकल हमारी, क्योंकि पैमरा बहुत अक्लमंद है, उसने कहा हुआ ऐसी कोई चीज़ नहीं चलाएंगे तो हम नहीं चलाते, चलाऊँगा तो मेरे चैनल के लिए मसाइल होंगे। लेकिन आज उन्होंने रिपोर्टर से जो बात की है, उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज की बात की थी मैंने, जब 9 मई से कबल, 9 मई के वाक़या से कबल उनको गिरफ़्तार किया गया तो मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के बाहर। ये बराह रास्त एक कन्फेशन है जिसको आगे चल के प्रोग्राम के अंदर हम आज डिस्कस भी करेंगे। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हों या बेनामी प्रॉपर्टीज़ हों, हमारी एलीट उसके अंदर इन्वॉल्व है। आप 10 बड़े शहरों का सर्वे कर लें, पार्लिमान को उसके अंदर शामिल रखें जब भी करें, तो देखें कि नॉन कस्टम पेड लग्जरी व्हीकल्स कौन चलाता है पाकिस्तान में, और बेनामी प्रॉपर्टीज़ 10 बड़े शहरों का सर्वे कर लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, आप इन शहरों को शामिल करके देखें बेनामी प्रॉपर्टीज़ ओन कौन करता है, उसको अटैच करें, सारी प्रॉपर्टीज़ को भग के सरकार जब्त करें, और सारी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ खड़ी हैं उनको पुलिस वालों को ऑर्डर करें कि वहीं जब्त कर ली जाए। कैसे साफ़ नहीं होगी? जहाँ विल हो वहाँ रास्ता होता है, जहाँ विल ना हो वहाँ रास्ता नहीं होता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव फेलियर। मैं अपने प्रोग्राम के शुरा की तरफ आता हूँ। आज प्रोग्राम मेहमान है ज़रताज गुल साहबा, पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़रताज बीबी, आपके लिए जो अल्फाज का चुनाव है वो है इंतशारी सियासी टोला और सियासी माफिया, 2 अल्फाज हैं। आज एक इजाफा हो गया, पहले इंतशारी टोला था सिर्फ, आज उन्होंने सियासी माफिया का भी इस्तेमाल किया। योर रिएक्शन? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैं अपने पब्लिक को, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और अपने तमाम लीडरान को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा आपसे कहा था कि ना मैं मुल्क में छुपूंगी, ना मैं दहशतगर्द हूँ, ना मैं गद्दार हूँ, ना मैंने इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया है। मेरे जो लीडर है खान साहब, इमरान खान, उनको सज़ा जो दी गई है वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ दी गई है। 28 साल की उनकी जद्दोजहद है और 28 साल में मुझ जैसे यंग लीडर उन्होंने क्रिएट किए हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान को कोई वो नहीं दी, जगह नहीं दी। उन्होंने यंग लीडर्स को जो पाकिस्तान की सियासत में, जिनके बाप दादा सियासत में नहीं थे, एक नज़रिए के ऊपर ISF के स्टूडेंट को उठा के आज आप मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि PTI के पार्लिमानी लीडर है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं अपने लीडर का दिफा करने के लिए बैठी हूँ, मैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए बैठी हूँ, और मैं अपनी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र है, मैं उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जहाँ तक DGIS-PR की बात है, ना तो मैं कोई उनको तुर्की बतुर्की जवाब दे सकती हूँ, ना मेरे पास वो स्टेटस है। मैं सिर्फ एक बात कर सकती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जो पाक अफवाज हैं वो हमें उसके ऊपर फ़ख्र है, और मेरे लीडर ने भी मुझे ये बात सिखाई, और ये मेरी अपने पेट्रियोटिज्म का भी वो है, तकाजा है। और मैं ये समझती हूँ कि वो दुनिया की प्रोफेशनल फौज में से हैं, और प्रोफेशनल आर्मी जो है वो अपने फैसले जो है वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर करती हैं कि कौमी सलामती को किस तरह का खतरा है और हमें अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर करना है। और जब अवाम उनके साथ खड़ी होती है तो जो भी वो ऑपरेशन करेंगे वो हमेशा कामयाब होगा। जहाँ तक उसकी बात है कि सियासी बयानियाँ, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी सियासी बयानियाँ बनाती हैं, यस वी विल डू, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने मुल्क में सियासत करनी है। अगर मेरे अपोनेंट को मेयर शराफत अली से हारने के बाद मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 के ऊपर सियासत करने का हक है, अगर उसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी हर जगह उसकी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, उसके पास एसेट बियॉन्ड मींस है, और वो जवाबदेह नहीं है मुल्क को। और ज़रताज गुल मुल्क को जवाबदेह है क्योंकि उसकी कोई काली फाइल नहीं है, उसकी कोई काली वीडियो नहीं है, उसने मुल्क में इंतशार नहीं फैलाया, और मेरे ऊपर 43 से ज्यादा FIR है, गदार भी का, इंटरस्टेट भी का। इसके बावजूद भी मैं अपने मुल्क में अपने इलाके डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास राइट है। तो अगर उनको राइट है तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे भी अपने मुल्क को और अपनी PTI को और अपने डेरा गाजी खान को रिप्रेजेंट करने का हक है। जहां तक ये बात आती है कि पॉलिटिकल लोगों को आप कहें कि इंतशार, मेरी मलिक साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपने कहा 8 फरवरी को पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का जो पैमाना है वो कोई खूबसूरती नहीं है, ना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ना ही कोई जायदाद का मुकाबला है, ना कोई जमीन का झगड़ा है।
पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव होता है, वो अपना बताते हैं कि ये मेरी पिछली कारकर्दगी है या ये मेरी पार्टी का नस्बुलैन है, वो एक मंशूर देते हैं और उस मंशूर के मुताबिक वो अवाम में जाते हैं। अवाम एक पैमाना है पॉलिटिकल पार्टी को जांचने का, पैमाने का, कि वो इंतशारी टोला है या वो गद्दार हैं या वो इस मुल्क को चलाने के काबिल हैं या उनको पॉलिटिकल राइट्स है कि वो हमारे नुमाइंदे बने। नहीं, अगर वो इस पैमाने के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो वो आपको वोट नहीं देंगे, वो आपको सियासत में से निकाल के बाहर निकालेंगे। फिर आप जितना मर्जी रोए कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अवाम आपको निकाल देंगे। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी में अबडक्शन हुई, हमारे कारकुनान अगवा हुए, हमारे लीडर को जो है वो अभी तक 31 साल की सजा देके रातों रात जो है उनको जेल में डाला गया। 200 से ज्यादा हमें निशानात गए, पार्टी का निशान किया गया, पार्टी को खत्म किया गया। इसके बावजूद भी 8 फरवरी को ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के नाम पे वोट दिया, मुझे भी दिया और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। अब मैं ये समझती हूँ कि जो कौमी सलामती होती है ना, आखिरी बात सिर्फ जो कौमी सलामती होती है ना, मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे अहम है। चाहे इस मुल्क में आप मुझे जो कहें, मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि आप कहें कि जरताज गुल या उसका लीडर गद्दार है और आप मुझे कहें कि मैं अपना मुल्क छोड़ के चले जाऊं। नहीं जाना, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना, अपने मुल्क के अंदर रह के मुकाबला करना है। इसी कोर्ट से ही हमें वो मिलेगा। दोबारा वज़ीर आज़म बन के आएंगे, आप हमें कोई वेग स्टेटमेंट देके हमें आप सियासत से बाहर नहीं कर सकते। आप हमें माइनस करेंगे, इमरान खान को अवाम प्लस करती है। कौमी सलामती ये है कि खवातीन को सड़कों के ऊपर ना घसीटा जा रहा है। कौमी सलामती ये है कि आप अवाम को माइनस ना करें। 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया, आप उसको माइनस करना चाहते हैं। नौजवान, एक सेकंड, आखिरी बात, नौजवानों को माइनस ना करें। नौजवान आपके मुल्क का मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उनको यहाँ पर रहने दें। सो आई एम हियर टू डिफेंड माय पार्टी। रंजा साहब, जो आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके साथ एक खबर सरकारी जराये से हमारे पास ये थी कि कल काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी वाली जो तजवीज़ है उसके ऊपर गौर करना है। बाद में अभी पता चला कि शायद वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। कोइंसिडेंस है या कोई चीजें आपस में आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक काबीना में उसका मुलतवी होने का सवाल पैदा होता है, उसके बारे में मेरे इल्म में नहीं है कि वो क्यों मुलतवी हुई है या उसकी क्या वजूहात है। लेकिन यकीनी तौर पे अगर इसको बैन करने का मामला है, देखिए पाकिस्तान के आइन में एक चीज लिखी, वाज़ेह तौर पे लिखी कि जब भी कोई अंसर या कोई अनासर या कोई जमात या कोई फर्द या इफराद जब भी मुल्क की सलामती के लिए खतरा साबित होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर अगर इमरान खान 9 मई में, उनकी जमात 9 मई में मुलव्वस है और उनके खिलाफ पूरे शवाहिद मौजूद हैं, उनके एविडेंसेस मौजूद हैं, उनकी जियो फेंसिंग की लोकेशन मौजूद हैं, उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, तो फिर उनको ट्रायल क्यों ना किया जाए। देखिए, कानून आइन अगर पाकिस्तान की आवाम के लिए है तो कानून आइन पाकिस्तान के अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। पाकिस्तान के कवानीन पाकिस्तान की अफराद की, पाकिस्तान के शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और पाकिस्तान के अदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब बात यह है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अगर सबूत हो तो कार्रवाई की जानी चाहिए, तो आपके पास सबूत की नौयत क्या है? मुझे पता चला है कि आपके पास कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं ज़मान पाक लाहौर की, जिसकी बिना के ऊपर, और कुछ ऐसे गवाह शायद मौजूद हैं पार्टी के अंदर से जो वादा माफ गवाह बनेंगे, जिसकी बिना के ऊपर एक 9 मई का नया मुकदमा तैयार किया जा रहा है। इज इट ट्रू? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये तो बहुत पुरानी, देखिए तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया अभी इख्तियार किया जाता है, जिसके ऊपर ये लोग एहतजाज करते हैं, उसकी आप वजह कह रहे हैं ये दुरुस्त बात है? जी, ये दुरुस्त आप कह रहे हैं ये दुरुस्त बात है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और गवाह भी मौजूद है? जी बिल्कुल, वो भी हैं, इनके गवाह भी हैं, वादा माफ गवाह भी हैं, और सिर्फ ये अदालती जो पेचीदगियां पैदा हो रही है ना, उसकी वजह से ये ट्रायल रुक गए। वो सारा एविडेंस जो है, मेरा ख्याल से विदाउट एनी डिले, जिसने किया है और जिसने नहीं किया, जो बेगुनाह है उसको बेगुनाह होना चाहिए, जो गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई कमी बेशी जो है वो नहीं रहने देनी चाहिए। और अगर जमात जो है एट अ लार्जर स्केल, एक मेजॉरिटी जमात के जो लोग हैं वो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो जमात का भी जो मुकदमा है वो कमजोर हो जाता है और जमात के खिलाफ भी बैन होने वाला जो मुकदमा है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान के कवानीन में दर्ज हैं, पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा खतरा, जो सबसे बड़ी गलती बुनियादी तहरीक इंसाफ ने की है और जमहूरियत को सबसे ज्यादा खतरा इन्होंने पहुंचाया है। RTS हमारा भी बिठाया गया था,
हमारे पास भी इस तरह की ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन ये इस हद तक चले जाना कि आप अपने ही अदारे और तंसीबात को आग लगाना शुरू कर दें, लोगों पे हमला और शुरू हो जाए, ये रवैया किसी भी सियासी जमात का नहीं होते। सियासी जमातें अपनी जो जंग है वो आइन और कानून के दायरे के बीच में खड़े होकर करती हैं। देर हो जाती है, देर होती है, लेकिन सवेर भी जरूर होती है। देखें, हमारे साथ भी अगर ज्यादती हुई तो टाइम आया, चीजें बदली, हम अपनी जगह पे साबित कदम रहे, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क की कौमी सलामती को खतरा पड़ जाए। तहरीक इंसाफ वालों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि ये चीज नहीं रियलाइज कर रहे कि जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया वो रवैया पाकिस्तान की कौमी सलामती को ठेस पहुंचा गया। 9 मई का वाकया एक पाकिस्तान के बीच में इंतखाबात के नताइज या बाकी चीजों से बहुत हटके है। ये वाकया एक अपनी नौयत का वाकया है, ना इसका पाकिस्तान के इंतखाबात से लेना देना है, ना इसका ये इनका जो ब्रेन वॉशिंग हो गई जमात के लोगों की, अब ये उसके नताइज है। अगर इसी तरीके से आप लोगों को गलत और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते जाएंगे तो कल कोई कहेगा जी हमें अदालती फैसले पसंद नहीं, हम अदालत को जला देंगे। कोई कहेगा जी हमें पीटीवी की नशरियात पसंद नहीं, हम इसको जला देंगे। कोई कहेगा जी हमें समा टीवी जो है हमारी बात नहीं कर रहा, हम इसके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। कोई कहेगा जियो मुझे पसंद नहीं है। ये रवैया नहीं है कि जिस तरीके से आप मामलात को आगे लेके चलें। पाकिस्तान जो है उसका एक दस्तूर है, पाकिस्तान के अंदर कवानीन है। ठीक है, कहीं पे आपके साथ ज्यादती भी होगी, कहीं पे आप हक पे भी होंगे, लेकिन आपको कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और देखिए, अभी अदालतों में से इनको रिलीफ मिल रहा है। क्या ये पाकिस्तान की अदालतें इनको रिलीफ नहीं दे रही? पाकिस्तान को जलाने से आप ये हमारी मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये अदालती मामलात की तरफ मैं आता हूं अभी, क्योंकि अदालतों के बाद फैसले जो हैं मुझे लगता है उसने एक्सपेडाइट कर दिया इस प्रोसेस को। आप पैनिक कर गए, हुकूमत में बैठे लोग जो ना पैनिक कर गए, और उस पैनिक के अंदर इस प्रोसेस को उन्होंने तेज़ कर दिया कि पार्टी कोई बैन कर दे। यासिर हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे नुमाइंदे आज मौजूद थे अडियाला जेल में, जहाँ इमरान खान ने मीडिया इंटरेक्शन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। यासिर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मलिक साहब, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। यासिर साहब ये फरमाइएगा कि हमारे पास ये जो खबर आपकी मैंने देखी है कि इसमें कहा गया है कि इमरान खान ने कहा है कि उनको गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने कारकुनान को हिदायत की थी कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाए। आपने एक लफ्ज़ इजाफे और कमी के बगैर मुझे बताना है कि इमरान खान के एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे, क्या बोला उन्होंने? मलिक साहब, जो वर्ड आपने दोहराए हैं ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान साहब ने कहा था, और ये बात उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा दोहराई थी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान। पहले जब वो मीडिया इंटरेक्शन कर रहे थे गैर रस्मी अदालत की कार्रवाई के दौरान, तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिक्र करने के दौरान ये बात कही कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा बनाया गया इसकी कोई बुनियाद नहीं, और ये तमाम तर मामला इसलिए हुआ कि मैंने अपनी गिरफ़्तारी से कबल मार्च में एक बयान दिया था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो पुरअमन एहतजाज GHQ के बाहर किया जाए, और वो लोगों ने किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एहतजाज था ये पुरअमन था, लेकिन इसे बगावत से जोड़ दिया गया, और हमारे कुछ लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, बाकी के ट्रायल, और कुछ लोग हमारे मिसिंग है। उस दिन हमारे इतने लोग जो हैं वो जान से गए, इतने जो है वो जख्मी हो गए। एक के उन्होंने बताया कि वो आपने कहा कि 2 दफ़ा ये बयान दिया, तो दोनों दफ़ा एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे कि आप दोहराइए, आपने अपने अल्फाज में दोहरा के बताएं मुझे क्या बोला उन्होंने? मलिक साहब, पहली दफ़ा जब उन्होंने कहा तो उनका ये कहना था कि 9 मई को जो GHQ के बाहर एहतजाज हुआ था, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ये हदायत की थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारकुनान GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करें। ये मीडिया टॉक, पहला मीडिया इंटरेक्शन करने के बाद वो कोई भी सवाल लिए बगैर चले गए थे। इस दौरान बाबर अवान जो थे, डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने फैमिली कॉर्नर की जानिब जाकर उनसे कोई गुफ्तो शनीद की, उन्हें कोई मशवरा दिया। तो कुछ देर बाद जब मिशाल यूसुफजई एडवोकेट इस कमरा अदालत में पहुंची और उन्होंने आकर बैरिस्टर गौर और रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी के हवाले से उन्हें आगाह किया, तो वो दोबारा मीडिया कॉर्नर की जानिब आए, और वहाँ पर उन्होंने दोबारा जब इसकी मजम्मत की तो हमारे एक साथी रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि आप एतराफ़ कर रहे हैं जो आपने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए थे? तो एकदम डॉक्टर बाबर अवान ने इमरान खान को रोकते हुए कहा कि आप इनकी बात को गलत रंग दे रहे हैं, इनका ये मतलब नहीं था। लेकिन उस रिपोर्टर ने दोबारा जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया तो इमरान खान ने खुद अपने राइट हैंड से बाबर अवान को चुप कराते हुए और उन्हें पीछे करते हुए दोबारा यही अल्फाज दोहराए कि मैंने ये कहा था
कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो कारकुनान GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज करें। और साथ उन्होंने ये कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन था जिसे बगावत से जोड़ा जा रहा है। अगर हम पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में जिना हाउस के बाहर कारकुनान को और लेडीज़ को वहाँ से वापस जाने का ना कह रही होती। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर किसी पार्टी के, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन को बाकायदा तौर पर रेंजर्स अगवा करके ले जाओ और ये ना पता चले कि उसे कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो कारकुनान क्या करेंगे? कारकुनान ने फिर GHQ के बाहर जाकर अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाना है और उस एहतजाज को बाकायदा तौर पर बगावत से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की और इस खदशे का इज़हार किया, जैसे आपसे थोड़ी देर कबल मोहसिन शाह नवाज रांझा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जुमला कह दें, वो क्या बोला उन्होंने अहम बात? जैसे अब से थोड़ी देर कबल मोहसिन शाह नवाज रंजा साहब ये कह रहे थे कि वादा माफ गोवा मौजूद हैं हुकूमत के पास, तो इमरान खान साहब ने आज इस खदशे का इजहार करते हुए कि नैब रेफरेंसेस की तरह इन 9 मई के वाक़यात में भी इनके पार्टी के कुछ लोगों को इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इनके तमाम ट्रायल जो 9 मई से मुतल्लिक है, चूँकि इनके खिलाफ नैब के और दीगर मुकदमात आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं और उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो अब ये कोशिश की जा रही है और नया प्लान बनाया गया है कि इनके 9 मई के तमाम वाक़यात जो हैं उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए और इनको भी मिलिट्री जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। यासिर हकीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन ले लें। ब्रेक से वापसी पे ऊपर इसके बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के हवाले से खबर आज ये भी है कि पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को जो गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो बंदा गायब था, तो आज हाई कोर्ट कह रही थी कि आज रिपोर्ट नहीं मांगेंगे, पेश करें, तो फिर टेररिज्म कोर्ट में पेश कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश डिजिटल शवाहिद पर PTI डिजिटल मीडिया विंग पर पुलिस और FIA ने छापा मारा। छापे के दौरान रऊफ़ हसन को गिरफ्तार कर लिया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे में मुलव्वस है और मज़ीद तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा रही है। ये स्टेप्स एक इंडिकेशन है कि ये JIT बनेगी तो JIT बताएगी कि जमात और इसके मीडिया विंग्स रियासत मुखालिफ बयानियाँ उसके ऊपर काम करते हैं, इसलिए इस जमात को बैन कर दिया जाए। ये हमारी इंडिकेशन एटलीस्ट यही है कि इस स्टेप्स में इकदाम किए जा रहे हैं। पता नहीं कल ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इब्तदाई काम उसी पे है। ये दुरुस्त रविश नहीं है। PTI के उस मीडिया सेल से जिस तरह कंप्यूटर उठाए जा रहे थे, तो एक तासुर ये दिया जा रहा था जैसे अंदर से पता नहीं इसके अंदर कोई एटमी राज है जो चुरा के वो अहमद वकास है या वो लड़का रिजवान पकड़ा हुआ है, वो कोई बेच रहे थे, तो वो उसे कंप्यूटर उठा के वो जो डाले में डाल रहे हैं ना, उससे वो राज बरामद हो गया। तो देयर शुड बी बेटर स्ट्रेटजी, बेटर वे आउट। सियासी जमातों से डील करने के लिए बेहतर हिकमत अमली चाहिए होती है। ज़रता जाएंगी रद्द-ए-अमल आपका, जो बातें अभी हमारे रिपोर्टर ने बताई और जो रांझा साहब ने डिस्क्रिप्शन दी कि पार्टी बैन भी हो सकती है। जो रांझा साहब है ना, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि असल में ये जो कुछ भी इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है और जिस तरह 2 साल से कर रही है, बेसिकली तो यही हो रहा है कि 17 सीटों वाले के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए 180 सीटों वाली जो हमारी PTI की जमात है उसको बैन करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारा सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मुकाबला नहीं कर सकते, उनके एज लीडरशिप में मुकाबला नहीं कर सकते। तो इधर जैसे घटिया केसेस के बाद अब इन्होंने इस उस पे ऊपर आ गया कि हम पे बैन लगाना चाहते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को इन्होंने देख लिया कि अवाम ये जो मर्जी कर ले, अवाम इनको वोट नहीं देती, अवाम इमरान खान के साथ है। और ये वो वाहिद जमात है जिधर जबरी गुमशुदगी भी हो रही है। बल्कि मैं कहती हूँ मोहसिन शाहनवाज रांझा को मुबारक हो, बलूचिस्तान और KPK के बारे में बात करते थे, कच्चे के डाकों के भी बारे में लोग सिंध के बारे में बात करते थे, छोटो गैंग के बारे में भी बात करते थे। आज पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, अगवा हो रहा है, चादर और चार दीवारी जो है वो पामाल हो रही है। आज ये समझते हैं कि ये हमें दबाने के लिए ऐसा करेंगे तो कल को इनके साथ ही होगा। ये बड़ा विशियस साइकिल है और ये फिर इसके लिए तैयार हैं और उतना भी करें जितना बर्दाश्त कर सके। ये वो वाहिद जमात है जिसमें मलिक साहब 12 महीने से लोगों का फिजिकल रिमांड हो रहा है। आप कहते हैं ना कि 9 मई वाला वाकया हुआ है और अभी मोहसिन शाह नवाज राजा ने कहा कि इनके पास 9 मई वाले वाकये की वीडियो भी है। कमाल है कि कोर्ट के अंदर पेश नहीं करते। हमारे यहाँ जब हम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए जाते हैं या पेशी के लिए जाते हैं और इन कानून की बालादस्ती करते हैं तो उस वक्त तो ये कोर्ट को जो है वो सारा का सारा माफी आ जाता है और कोर्ट को बंद कर दिया जाता है कि किसी तरीके से न मैं पहुंच सकूं न उमर अयूब पहुंच सके, क्योंकि हमें इंसाफ देना नहीं है। अगर इतनी ही इनके पास सबूत है इनके पास, तो ये जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती PTI के उस वक्त 9 मई के बाद, और वो दहशतगर्द भी थे, गद्दार भी थे, इन्होंने कहा ना 9 मई वाले वाकये में, तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको क्लीन चिट भी मिल गई और उन्होंने PMLN के टिकट भी लिए। तो आप एक क्राइटेरिया रख लें कि यानी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाकये से आप मुबर्रा हो जाते हैं, तो जो इमरान खान का साथ देते हैं वो इनकी नजर में गद्दार है।
दूसरा, इन्होंने कहा कि पार्टी को बैन होना चाहिए अगर इस तरह की वो करनी है। ना करे ऐसी बातें, इसलिए ऐसी बातें ना करें कि हम समझते थे कि शायद आपने तारीख से सबक सीखा है, लेकिन नहीं सीखा। अगर तो इन्होंने जबरदस्ती फॉरेन फंडिंग को हमसे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को फॉरेन फंडिंग के जुमरे में करके लेकर आना है, तो फिर अगर आपने वीडियो इमरान खान की निकाली ना, तो आज प्लीज आप जो बेनजीर भुट्टो की जो है वो एक वीडियो निकालें जिसमें वो ओसामा बिन लादेन से $10 मिलियन की नवाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग ली, जो कि अलकायदा का सरबराह था, जिससे दुनिया डरती थी, जिसको टेररिस्ट कहा जाता था, उससे फॉरेन फंडिंग ली नवाज शरीफ ने बेनजीर साहिबा की हुकूमत को दिलाने के लिए। प्लीज वो वीडियो भी चलाएं। पहला, आईन में लिखा हुआ है कि वो पार्टी भी बैन हो सकती है जो दहशतगर्दी करती है। क्या मॉडल टाउन में गुलो बटों के जरिए राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की सरबराही में 17 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन मॉडल टाउन पे नहीं हुआ? और क्या हामला खवातीन के मुंह पे गोलियां नहीं मारी गई? 9 मई के अंदर तो हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए हैं, यहां तो एक भी हथियार हमारे हाथ में नहीं था। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें ना, वो तो लोगों को रोक रही थी। हम तो कहते हैं फुटेज निकालो, हम तो कहते हैं वो निकालो कि कहां से दहशतगर्दी हुई है, कहां से गद्दारी के मुकदमे आपने बनाए हैं। आप 9 मई का बहाना बना के, गद्दारी का मुकदमा बना के आप किसी भी तरीके से 25 करोड़ आवाम को नहीं दबा सकते। आज आप ये समझते हैं कि आप हमारा इस तरीके से मुकाबला करेंगे, ना करें इस तरह की बातें। आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और आपने कहा कि इनकी जो लीडरान की या इनकी बातें, काइंडली प्लीज इस असेंबली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ की बातें निकाले। डिफेंस मिनिस्टर है मौजूदा, उन्होंने कहा था कि अवाम के हड्डियों से गुदा निकाला है, नचोड़ा है उनकी हड्डियों को। किसने निकाला है? आप जरा प्लीज उनकी वीडियो चलाएं। मरियम नवाज की, जो कि टिकटॉकर वजीर आला है, जो कि मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं, परसों उन्होंने क्या कहा जजों के, अगर फलाना इदारा आईनी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा नहीं है? सारी तकलीफ असल में ये हुई है कि इन्होंने कहा कि ये रिलीफ मिला, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हमें हमारा हक मिला है जो आपने दबा दिया था, हमारा मैंडेट चुनकर हमें मिला है। इसी टॉपिक पे भी फोकस रखते हैं क्योंकि एक और इशू भी है। हमें असल में मिली है अपने रिजर्व सीट। अब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं ऐवान के अंदर, यही पीएमएलएन को अज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पूरी पार्टी को यरगमाल बनाया है। आज जो हमारे सेंट्रल ऑफिस पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इंटीरियर मिनिस्टर के कहने के ऊपर जिस तरीके से लोगों के ऊपर धावा बोला, पहले रऊफ हसन साहब को जीरे ब्लेडों के जरिए आपने, जो वो टॉक शो से बाहर निकल रहे थे तो गला काटने की कोशिश की ब्लेड के जरिए, उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो आज आपने उनको उठा लिया। पढ़े लिखे लोगों को आप कहते हैं कि एटीसी की अदालतों में आप हमें कहते हैं हम दहशतगर्द हैं, जो कानून के और इनकी पाबंदी करते और यहाँ पे बैठे में आपका मुकाबला करें, आपके वस्तायत कर जबर का, और जो दहशतगर्द है वो मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। ये अवाम भी इनको बन्नू के ऊपर बन्नू वाकया हुआ, पुरअमन एहतजाज कहीं पे भी हो ना, जीएचक्यू के बाहर भी हो, पुरअमन रहे तो ये लोगों का बुनियादी हक होता है। आपको स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अटैक नहीं करना चाहिए, वहाँ आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं और वो हर एक के ऊपर लागू होता है। पार्लियामान, पीटीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, कोई भी आपका जो स्टेट के सिंबल्स है ना, उनको आप हिट नहीं करते। ये जो डिजिटल टेररिज्म वाला इशू है ना, और ये बन्नू वाक़े के बाद ये ख़ास तौर पर ये एक मज़ीद इजाफा होगा जो पीटीआई के बयानिए के ऊपर मनफी जो असरअंदाज हो सकता है, और इनके ऊपर जो केस बनाया जाएगा कि पार्टी को बैन करना चाहिए, तो उसमें ये वाला इशू भी मोस्ट लाइकली एक एडिशनल चैप्टर के तौर पर उसमें इजाफा होगा। बन्नू वाक़े से काफ़ी ज़्यादा एक नफ़रत अंगेज़ी फैली, लोगों ने रिएक्शन भी दिया। बन्नू चौनी पे अटैक हुआ जिसमें इस कौम के 8 बेटे शहीद हुए, और आज जो तफसीलात बताई गई उसमें एक सिपाही सुबहान, उसको सलाम है हमारी सारी कौम की तरफ से सुबहान को भी और उसकी पूरी फैमिली को भी, उस बहादुरी के ऊपर जो उसने अपने साथियों की जानें बचाने के लिए की। एक लाइव ग्रेनेड के ऊपर उसने अपने आप को गिरा के तो अपने बाकी साथियों को बचाया, क्योंकि उससे पहले सुसाइड अटैक बन्नू छौनी के ऊपर हो चुका था, दीवार टूट चुकी थी और वो हमलावर हो चुके थे दहशतगर्द। तो दिस इज़ हाउ के एक पाकिस्तानी कौम के बेटे अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो जहाँ से ये दहशतगर्दी का स्पिल ओवर हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको हर तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सर फहरिस्त मेरी दानस्त में आपकी एक पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए होती है। और जब पॉलिटिकल यूनिटी हो तो कौम पीछे खड़ी होती है पूरी तन मन धन से जान कुर्बान करने के लिए कि हम इसको रोकेंगे। जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं वो कौन है? इस कौम के बेटे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए, इसलिए उनके पीछे खड़ा होना लाजमी है। उसके ऊपर अगर नफ़रत अंगेज़ी हो या हमारी यकजहती तकसीम हो जाए, यकसुई ना हो, दो राय नज़र आए, फिर वो बात कमज़ोर पड़ जाती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे राजा साहब से जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एफआर बन्नू के हवाले से आप ज़रताज खुद एफआर बन्नू से हैं, पहले आप ही अपना रद्दमल देते हैं, उधर हमारी लाइन अभी कनेक्ट नहीं हुई। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए मलिक साहब, पहले भी जब बन्नू में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान का, आपको पता ही है कि नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का जो कैपिटल है बेसिकली वो बन्नू है और तमाम IDPs भी वहीं पे आए थे। मेरा चूंकि होम ग्राउंड है दरियोबा एजेंसी में, वहीं पर पैदा हुई हूँ। हमारे वजीर कबीले ने ज़्यादा वहाँ वजीर कबीला रहता है, बनोची रहते हैं, मरवत रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ दावड़ रहते हैं। हमने जिरगा कबाइल किया तमाम लोगों ने, हमने कहा कि जो पाक आर्मी ऑपरेशन करेंगी हम उनको ज़मीनी उसके ऊपर जो है हम इनको पूरे लॉजिस्टिक्स में प्रोटेक्शन में मदद करेंगे। हमारा वजीर कबीला यानी हमने एक जिरगा किया। और इससे पहले वाले जो ऑपरेशन थे वो आपके सामने कि हमने पूरा का पूरा हम उनके पूरे के पूरे कॉन्वॉय को हम प्रोटेक्शन दिया करते थे। मेरा ये बात करने का मकसद क्या है? मेरा सिर्फ ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आप ये ज़रब इस्तेहकाम या अज़्म इस्तेहकाम आप स्टार्ट करते हैं या कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, मलिक साहब वो तब कामयाब होता है जब उस इलाके के लोग, उस सूबे के लोग आपके साथ हों, तो तभी वो कामयाब होता है। आप जिरगा करें, कबाइल करें, हमारी PKK हुकूमत है, उनके साथ बैठें। जब वो आपके साथ बैठेंगे, अवाम आपके साथ बैठेंगे, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, सलामती भी हमारी है। दिल नवाज द्वारा आपकी तरफ आता है, जो सफेद झंडे के ऊपर, अमन झंडे के ऊपर खून के कतरे थे ना मलिक साहब, वो दिल चीरने वाले हैं, वो बर्दाश्त के काबिल। दिल नवाज साहब बन्नू तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से हमारे साथ हैं। दिल नवाज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या है? एक तो अमन मार्च, और कौन वो लोग थे जिन्होंने अंदर गोली चलाई? समा TV का मैं मशकूर हूँ। आज प्रेस क्लब में तो बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। बुनियादी तौर पर गोली चली, किसने चलाई? अमन मार्च था। किसने चलाई इसके लिए जुडिशल इंक्वायरी की हमने डिमांड की है। गोली का ये पता नहीं चलता किधर से चली है, लेकिन ये पता चला है कि एक नौजवान शहीद हुआ है और 27 जख्मी हैं। अब 27 जख्मी और एक नौजवान का फायरिंग अगर होता है, फायरिंग की तस्वीर है आज DG-SPR ने भी दिखाई है और फायरिंग उधर से भी हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन सारी चीजें साफ सुथरे कर देगी, लेकिन सूबाई हुकूमत जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रही है? उसको कौन सी चीज माने कर रही है ये वो जुडिशल कमीशन नहीं बना रही है? आपके ख्याल में क्या रुकावट है? अब ये रुकावट ये है कि 2 दिन पहले बैरिस्टर सैफ कहता है कि ये जो गोली चली है ये फलाने इदारे ने चलाई है। अब अगर वो नहीं जुडिशल कमीशन बनाते, अब हमारे वो फर्ज है कि हम कहें कि नहीं इस इदारे ने चलाई है। हमारा बुनियादी मकसद आज की इस सारी चीज का कॉन्फ्रेंस का मुजाहरे का मकसद ये था कि फौज भी अमन चाहती है और बन्नू के अवाम भी अमन चाहती है। क्यों ना हम इकट्ठे इस अमन के लिए जॉइंटली काम करें और अमन कायम करें। दिल नवाज साहब, ये अमन होगा तभी जब आप और फौज दोनों मिलकर वहाँ उस इलाके से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। एक ही तरीका है इसका खत्म करने। हम तो 10 लाख अवाम निकली है अमन के नाम पे। आपने सही किया। फौज भी कह रही है अमन के लिए निकलना चाहिए और फौज के साथ मिलकर वो दहशत गर्दों को मार भगाएं, वहाँ से एक दहशत गर्द ना छोड़े। हम भी चाहते हैं, तो फौज को ये स्ट्रेटेजिकली कोई तरीकेकार वजह करना चाहिए कि अगर अवाम भी चाहती है फौज भी चाहती है तो ये नॉन स्टेट एक्टर या तो मेरे घर में रह रहे हैं ना, मैंने घर किराए पे दिया हुआ है, और या किसी और की सरपरस्ती हासिल हो, वो किसी सिपाही की हो या ऐसी चौकी हो या किसी और इदारे की हो, लेकिन मिलकर ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। और अब फौज भी राजी है खत्म करने को और हम भी राजी हैं खत्म करने को। सब तंग है इस नॉन स्टेट एक्टर से। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए कि हम जितना दिलों में इस चीज़ से तंगी महसूस करते हैं अमली तौर पर उसका इजहार करें और इनका पाकिस्तानी सरजमीन से इन दहशत गर्दों का खात्मा कर दें। दिल नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो। ज़रताज बीबी, अमन की ख्वाहिश मौजूद है लेकिन सम हो पता नहीं हम क्या करते हैं। नाई फलाना किया, एक ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम, ज़रब क्या था वो, ज़रब अज़ब था, फिर रद्दुल फसाद, अब हमने अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया। अल्लाह करे कि इस्तेहकाम आ भी जाए, नसीब हो जाए इस कौम को और एक भी दहशत गर्दी इस सरजमीन पर ना बचे। पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, बहरहाल जो लैग करते हैं। पॉलिटिकल यूनिटी के बगैर नहीं हो सकता, तमाम स्टेक होल्डर्स के बगैर नहीं हो सकता। और मलिक साहब, जो मैं आपको कह रही हूँ, जिस इलाके में ऑपरेशन आप करना चाहते हैं ना, जब तक उस इलाके के लोग आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो, आप अकेले ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इलाके के लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम साथ हैं, आप करें। हमारे जो देखिए, मैंने आपको पहले वजीर रहते हैं बनोची, वहाँ पे रहते हैं। आप सपोर्ट करेगा, आपका वजीर ट्राइब सपोर्ट करेंगे? मेरे वजीर ट्राइब के साथ वजीर जो जिरगा कबाइल है उसमें मेरे अपने चचा जो हैं
71 के वार के गाजी हैं। हबीब खान करेंगे, वही कह रहे हैं। हबीब खान वजीर मेरे 71 की जंग के गाजी हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी है। वो उस वजीर कबीले के जो हमारे जिरगा है उसके भी वो मेंबर हैं कि पीके की हुकूमत के साथ बैठे, पूरे कबीले बनों के साथ बैठे, जितने कबाइल हैं, पाक आर्मी भी बैठे, पूरा जिरगा करे, बात करें। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक आपके बैक के ऊपर अवाम ना हो। अवाम ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती, अवाम कहती है कि हमें जो है वो अमन चाहिए। अमन वालों के ऊपर किसने गोली चलाई, ये जुडिशियल कमीशन हमारी भी डिमांड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की भी डिमांड है कि गोली किधर से आई, कौन शहीद हुआ, इसका पता होना चाहिए। मोहसिन शाह, नवाज रांझा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।